नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। 12 जुलाई थी, साल था 2006। लेबनान से लगती इजराइल की सीमा पर हिजबुल्लाह आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें 3 इजरायली सैनिक मारे गए थे और 2 इजराइल के सैनिकों को हिजबुल्लाह के आतंकवादी पकड़कर ले गए थे। और लेबनान ले जाकर हिजबुल्लाह ने अपहृत सैनिकों की रिहाई के बदले में इजराइल द्वारा पकड़े गए हिजबुल्लाह आतंकवादियों की रिहाई की मांग की थी। इजराइल ने इनकार कर दिया और लेबनान पर धड़ाधड़ हवाई हमले भी शुरू कर दिए। इसके बाद हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में खूब रॉकेट दागे, जिसमें 165 इजराइल के नागरिक मारे गए। 1 महीने से अधिक लंबी चली इस जंग में 10 लाख लेबनानी और 3 से 5 लाख इजरायली नागरिक विस्थापित हुए। 11 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप से दोनों ओर से युद्ध विराम हुआ, लेकिन एक चीज निकल कर सामने आई, वो ये थी कि इजराइल पर इन हमलों के पीछे ईरान का हाथ था। कुछ भी हो, 2006 की जंग के बाद इजराइल ने एक तकनीक पर काम करना शुरू किया। वो तकनीक थी कि अगर कोई इजराइल पर हमला करे तो उसकी मिसाइल हवा में ही नष्ट हो जाए। और इजराइल की सरकारी कंपनी राफेल डिफेंस ने एक मिसाइल शील्ड बनाई, नाम दिया आयरन डोम। 2011 में इस सिस्टम को टेस्ट किया गया। टेस्ट के दौरान दक्षिणी शहर बीर सेवा से दागे गए मिसाइलों को यह सिस्टम मार गिराने में कामयाब रहा। अब जो ईरान ने इजराइल पर 300 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन दागे हैं, उनमें 99% हवा में ही नष्ट कर दिए गए। ईरान द्वारा इजराइल पर हुए इन ताज़ा हमलों के बाद एक चीज़ फिर सामने आई कि 2 दोस्त दुश्मन में कैसे बदल गए। क्या थी इजराइल ईरान की दोस्ती और कैसे दोस्ती आज गहरी दुश्मनी में बदल गई। गाजा जंग में घिरे इजराइल पर अचानक ईरान ने बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल से हमले कर दिए, जो आगे बहुत खतरनाक और अलग नतीजे लेकर सामने आ सकते हैं। इससे मध्य पूर्व में फिर एक बार बड़ा युद्ध भड़क सकता है। दरअसल मध्य पूर्व का क्षेत्र मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। एक कंकर फेंको, सब इधर उधर काटने पीटने को दौड़ने लगते हैं। एक बार फिर वही हुआ। इस महीने की शुरुआत में सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर इजराइल ने हमले किए थे। उन हमलों में ईरान के 7 वरिष्ठ कमांडर और सैन्यकर्मी मारे गए थे, जिसके जवाब में ईरान ने इजराइल पर हमले किए और नाम दिया ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। इसे एक कोड नेम था। ईरान का कहना है कि उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस इसलिए कोड नेम दिया ताकि वो अपने दोस्तों और दुश्मनों को बता सके कि वो जो भी कहता है उस पर अमल करता है। किंतु इस अमल का एक पूरा किस्सा है जो इतिहास हो चुका है। और इतिहास की सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि इंसान वर्तमान में रहते हुए भी 10 को सैकड़ों हजारों लाख साल पहले की घटनाओं का दर्शक बन सकता है, उसका खट्टा मीठा कड़वा अनुभव कर सकता है। साल था 1948। मिडिल ईस्ट में फिलिस्तीन की जगह पर इजराइल नाम का एक यहूदी देश बना था, जिसे अरब के ज़्यादातर मुस्लिम देशों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया था। तब तुर्की के बाद ईरान दूसरा मुस्लिम राष्ट्र था जिसने 1948 में ही उसे देश के तौर पर स्वीकार कर लिया था। कहा जाता है कि ईरान ने भी खुलकर इजराइल के साथ कभी दोस्ती का इजहार तो नहीं किया, सब कुछ पर्दे के पीछे होता था। दोनों में नज़दीकियां तब और बढ़ गई जब एक अमेरिकी खुफिया ऑपरेशन ने ईरान में अपनी कठपुतली सरकार बनवा दी। दरअसल 15 अगस्त 1953 को जब भारत अपना 6ठा स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, तब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ईरान में एक चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर रही थी। इस काम को अंजाम दे रहा था ईरानी सेना का जनरल फजलुल्लाह जाहिदी। खुफिया एजेंसी से इस तख्ता पलट की जानकारी मिलते ही ईरान के राष्ट्रपति मोहम्मद मोसादेग अलर्ट हो गए। उन्होंने सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे दर्जनों लोगों की गिरफ्तारी का आदेश दे दिया। जैसे ही ईरानी सेना आंदोलनकारियों को गिरफ्तार करने लगी, जनरल फजलुल्लाह जाहिदी देश छोड़कर भाग गए। इस घटना के 3 दिन बाद 18 अगस्त 1953 को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की ओर से एक मैसेज ईरान में अपने ऑफिसर को भेजा जाता है। इसमें लिखा था कि ईरान के राष्ट्रपति के खिलाफ हमारा ऑपरेशन विफल रहा, अब हमें इस तरह के किसी भी ऑपरेशन से बचना चाहिए। ईरान में मौजूद CIA के अधिकारियों के पास अब 2 रास्ते बचे थे। एक तो वो कि किसी तरह वहाँ से जान बचाकर वापस अमेरिका लौट जाए, या दूसरा ये था कि ईरान की सरकार को गिराने के लिए अगले ऑपरेशन की तैयारी करे। लेकिन CIA को अपनी हार बर्दाश्त नहीं थी और ईरान में मौजूद कैमिट रूजवेल्ट नाम के CIA के सबसे बड़े अधिकारी ने अमेरिकी सरकार के आदेश को नज़रअंदाज कर दिया। वो अगले ऑपरेशन अजाक्स की तैयारी में लग गया। हुआ भी 15 अगस्त से 19 अगस्त के बीच CIA ने नया जाल बुन दिया और 19 अगस्त को अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने तेहरान में किराए के लोगों की भारी भीड़ जमा कर दी। ये उग्र आंदोलनकारी देश में राजशाही को एक बार फिर से बहाल करने की मांग कर रहे थे। इन्हें वहाँ के शाही परिवार का समर्थन था।
परिणाम हुआ ये कि मोहम्मद मोसादेक को ईरान के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना पड़ा और चुनी हुई सरकार गिर गई। ईरान की सत्ता शाह रजा पहलवी के हाथ आ गई। ये पहला मौका था जब अमेरिका ने किसी देश में चुनी हुई सरकार को गिराया था। ईरान में अमेरिकी कठपुतली सरकार के इजराइल से अच्छे संबंध थे। एक वक्त ऐसा था जब शाह की सत्ता के दौरान ईरान इजराइल का मेन तेल सप्लायर था, जबकि इस दौरान दूसरे अरब देश इजराइल से कोई संबंध नहीं रखते थे। मिडिल ईस्ट में इजराइल और तुर्की के बाद ईरान ही तीसरा ऐसा देश था जहां यहूदियों की तादाद सबसे ज़्यादा थी। करीब 1 लाख यहूदी ईरान में रहते थे। इस कारण दोनों देशों के बीच संबंध इतने अच्छे थे कि ईरान की खुफिया एजेंसी सवाक को इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने ट्रेनिंग दी थी। अब सवाल ये हो सकता है कि फिर ये दुश्मनी कैसे हुई। दरअसल अब भारत आ जाइए, ये साल था 1790। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के छोटे से गांव किंतूर में एक बालक का जन्म हुआ। नाम था सैयद अहमद मूसवी। तब शायद किसी को ज्ञान भी ना हो कि इस बालक के आने वाले वंशज भारत से 2500 किलोमीटर दूर ईरान की किस्मत या यूं कह लीजिए दशा और दिशा बदल देंगे। ये नाम था आयतुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी, वो शख्स जिसने ईरान को न सिर्फ हमेशा के लिए बदल दिया बल्कि बिना उसकी मर्जी के इस मुल्क में पत्ता तक नहीं हिलता था। यूपी के बाराबंकी में जन्मे जिस बालक की बात हमने शुरू की वो इन्हीं रुहुल्लाह खुमैनी के दादा थे, सैयद अहमद मूसवी। गए थे हज करने, बीच रास्ते ईरान में बस गए। इन्हीं के पोते थे आयतुल्ला खुमैनी, जिसने ईरान में कुरान हदीस पढ़कर ईरान में मजहब की वो आग लगाई जिसमें आज भी ईरानी महिलाएं जल रही है। किस्से पर वापस चलिए। अमेरिका के सहयोग से ईरान की सत्ता शाह रजा पहलवी के हाथ आ गई। साल 1978 में ईरान के राजा शाह रजा पहलवी ने अपने राजमहल में एक शानदार पार्टी का आयोजन किया। इस पार्टी में अमेरिका के उपराष्ट्रपति सिप्रो आग्नू के अलावा सोवियत संघ समेत कई बड़े देशों के नेता आए हुए थे। ईरान के धार्मिक नेता आयतुल्ला खुमैनी ने शैतानों की पार्टी कहकर इसकी आलोचना की थी। शाही परिवार की इस पार्टी के खिलाफ खुमैनी ने लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि शाह परिवार अमेरिका के हित में फैसले लेता है। खुमैनी के इशारे पर ईरान में शाह के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो गया। जल्द ही ईरान के आम लोग इस आंदोलन से जुड़ने लगे और इसने इस्लामिक क्रांति का रूप ले लिया। दिलचस्प बात यह थी कि जिस खुमैनी ने शाह परिवार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन शुरू किया वो खुद ईरान में नहीं थे। आयतुल्ला के तेवर जब और उग्र होने लगे तो उन्हें ईरान की जनता का भी पुरजोर समर्थन मिला, जिसके बाद घबराए शहंशाह ने आयतुल्ला को देश निकाला दे दिया और तुर्की, इराक और फ्रांस में निष्कासन के दौरान ही खुमैनी का ईरानी पहलवी शासन का विरोध जारी रहा। यहीं पर उनका भारत कनेक्शन एक बार फिर सामने आया। तब के ईरान के शासक मोहम्मद रजा पहलवी ने उन्हें भारतीय मुल्ला कहकर संबोधित किया। लेकिन दिसंबर 1978 में करीब 20 लाख लोग राजा शाह के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए तेहरान के शाहयाद चौक पर जमा हुए। इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा देखकर सेना ने उन पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि शाह रजा पहलवी देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो गए और अप्रैल 1979 में खुमैनी वापस देश लौट आए और ईरान को इस्लामिक देश घोषित कर दिया। महिलाएं जो स्कर्ट पहनती थी वो बैन हो गया, हिजाब नकाब शुरू हो गया। यानी खुमैनी के नेतृत्व में ईरान में इस्लामिक राज्य की स्थापना हुई और शरिया कानून लागू हुआ। आयतुल्ला खुमैनी के नेतृत्व वाली ईरान की नई सरकार ने इजराइल के साथ सभी संबंध तोड़ दिए और अपना पहला भाषण दिया कि ईरान को अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। दोस्त रहे दोनों देशों के लोग अब एक दूसरे की यात्रा नहीं कर सकते थे। दोनों के बीच एयर रूट को बंद कर दिया गया। तेहरान से इजरायली दूतावास को और फिलिस्तीनी दूतावास में बदल दिया गया। किंतु इसके बाद एक बार फिर ऐसा हुआ कि 80 के दशक में ईरान इराक के बीच युद्ध छिड़ गया। यानी 22 सितंबर साल 1980 को इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की सेना अचानक ईरान पर हमला कर देती है। शुरुआती अटैक ईरान की एयरफोर्स पर होता है। इसके बाद इराकी बटालियन की 6 टुकड़ियां ईरान के खुजेस्तान इलाके में घुस जाती है। इस्लामिक क्रांति से निकला ईरान इस जंग के लिए तैयार नहीं था। नतीजा ये रहा कि 2 महीने में ही ईरान के 2 लाख से ज़्यादा सैनिक मारे गए। हालात बिगड़ते देख ईरान पर दबाव बनने लगा कि वो जल्द ही जल्द अमेरिकी हथियार जुटाए। जंग के बीच फंसे मुल्ला खुमैनी ने अचानक पलटी मारी और अपना एक डेलीगेशन इजराइल भेजा। वहाँ एक सीक्रेट डील हुई। नतीजा ये रहा कि 24 अक्टूबर 1980 को ईरान को स्कॉर्पियन टैंक और 4 फाइटर जेट्स के लिए 250 टायर मिले। इसी दौरान यूरोप से कई जहाज ईरान के चाबार बंदरगाह पर अब्बास और बसेहर बंदरगाह आए। माना जाता है कि इन जहाज़ों में हेलीकॉप्टर और मिसाइल सिस्टम थे। इन जहाज़ों को इजराइल की हथियार कंपनी की तरफ से भेजा गया था।
दुश्मन देशों के बीच पर्दे के पीछे खेल चल रहा था। इस डील की भनक जल्दी अमेरिका को लग गई। उस वक्त अमेरिका में डेमोक्रेट जिमी कार्टर की सरकार थी। कार्टर प्रशासन ने इजराइल को आदेश दिया कि वो ईरान को हथियार सप्लाई बंद कर दे। हालांकि चंद महीने में ही अमेरिका में सरकार बदल गई। रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अमेरिका ने इस्लामिक क्रांति के दौरान ईरान में बंधक बनाए अपने नागरिकों को छुड़ा लिया था। इसी बीच इजराइल ने रीगन प्रशासन को ईरान की मदद के लिए तैयार कर लिया। हालांकि किसी को इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच हुई इस डील की भनक तक नहीं लगने दी। ये तय हुआ कि अमेरिका सीधे ईरान को हथियार न भेजकर इजराइल के रास्ते भेजेगा। इसका जिम्मा रॉबर्ट मैकफार्लेन नाम के एक अमेरिकी अधिकारी को सौंपा गया। इजराइल अमेरिका के साथ ईरान की मदद तो कर रहा था, लेकिन इससे बहुत संतुष्ट नहीं था। वजह थी कि अमेरिका ने जो हथियार ईरान को बेचने की मंजूरी दी थी वो ऐसे नहीं थे कि जंग का रुख बदल सके। तभी इजराइल ने अपने जासूसों को काम पर लगाया। 8 मार्च 1982 को अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर छपी। इसमें दावा किया गया कि अमेरिका को जानकारी दिए बिना ही चुपके से इजराइल की खुफिया एजेंसी ईरान के लिए हथियार जुटा रही है। टाइम्स को 18 महीने के 100 से 200 बिलियन डॉलर के बिल हथियारों से जुड़े मिल गए। इनमें से आधे से ज़्यादा इजराइल की तरफ से अरेंज कराए गए थे। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने वॉल स्ट्रीट में एक कंपनी खोली थी। इसमें 5 से ज़्यादा लोग काम करते थे और इनका काम फर्जी कंपनियों के जरिए अमेरिकी हथियारों को खरीद कर उन्हें ईरान को बेचना था। जैसे ही खबर छपी, कंपनी को 1983 में न्यूयॉर्क से लंदन शिफ्ट कर दिया गया। इजराइल ने न सिर्फ ईरान को हथियार दिलवाए बल्कि इराक पर हमला भी किया, जिसके लिए उसकी अमेरिका तक ने आलोचना की। ये बात 7 जून 1981 की है। ईरान और इराक के बीच लड़ाई तेज हो चुकी थी। तब इजरायली प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन ने इराक पर बमबारी करने के लिए कई विमान भेज दिए। बमबारी शुरू होने के कुछ ही लम्हों के भीतर बगदाद में एक इमारत मलबे में बदल गई। बीबीसी की एक रिपोर्ट के माने तो इस इमारत में इराक का परमाणु रिसर्च सेंटर था। उस वक्त इजराइल की सेना ने यह कहा था कि बमबारी में इराक का परमाणु जिन वापस बोतल में बंद हो गया। लेकिन इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल के हमले के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया। इजराइल के दोस्त अमेरिका तक ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। अब सवाल हो सकता है, आखिर उस वक्त अगर इजराइल ईरान का साथ ना देता तो अमेरिका के इशारे पर सद्दाम हुसैन ईरान को तबाह कर देता। लेकिन इजराइल ने ईरान को बचा लिया। इसके बदले इजराइल को क्या मिला? दरअसल इस मदद के पीछे इजराइल अपनी वेपन इंडस्ट्री के लिए मार्केट बना रहा था। दूसरा, वो जंग के दौरान हथियार सप्लाई करके इजराइल को एक बार फिर से ईरान के संबंध सुधारना चाहता था। तीसरा, इराक इजराइल का खुला दुश्मन था, जिसमें इजराइल को शक था कि इराक परमाणु हथियार बना रहा है। ऐसे में इजराइल ने सद्दाम को काउंटर करने के लिए ईरान का सहारा लिया। हालांकि इराक से जंग के बाद ईरान ने भी परमाणु हथियार हासिल करने पर काम शुरू कर दिया। इसका खुलासा साल 2002 में हुआ। अमेरिका ने इसका विरोध किया। अब तक इजराइल भी ईरान को खतरे के तौर पर देखने लगा था। इजराइल किसी कीमत पर यह नहीं चाहता था कि मिडिल ईस्ट में किसी मुल्ला देश के पास परमाणु हथियार हो। तब से दोनों के रिश्ते खराब होते रहे और धीरे धीरे दुश्मनी में बदल गए। यहाँ तक कि ईरान ने इजराइल के पड़ोसी देशों में लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हूती, सीरिया और इराक के मिलिशिया समूह, गाजा में हमास और फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहादी ग्रुप खड़े कर दिए गए, जो आज इजराइल का सिर दर्द बने हुए हैं। ये तय है कि पहली बार ईरान ने खुलकर इजराइल पर हमले किए हैं। लेकिन कियास ये भी लगा जा रहा है कि अगर ईरान यहाँ से आगे बढ़ेगा तो इजराइल उसे भी तबाह करने में देर नहीं लगाएगा।